Namaskar and good evening all of you. So today we are here to deliberate upon yet another topic of internal security, and that is the separatism and insurgency in Kashmir. This topic will be obviously covering different aspects like Article 370, which has been abrogated, the AFSPA, Armed Force Special Power Act, and militancy in Kashmir. But before jumping on those topics, first we need to understand what is the where the genesis of this whole issue lies. So we know that there was a ruler of Punjab, Maharaja Ranjit Singh Ji. Maharaja Ranjit Singh Ji had his capital in Lahore, and during the tenure of Metcalfe, there was a treaty of Amritsar which was signed between the state of Punjab and British East India Company. That was a sort of subsidiary alliance between Britishers and the Punjab state. रंजीत सिंह जी जब तक रहे तब तक सब कुछ अच्छा चलता रहा. सिखों के 10वें गुरु जिन्हें दशमेश बोला जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा आर्मी बनाई थी, इन्हें निहंग बोला जाता है. उनके बताए हुए रास्ते पर चल के इन्होंने अपनी आर्मी को तैयार किया था गुरु रंजीत सिंह जी ने. और रंजीत सिंह जी ने बहुत एक अच्छा काम किया कि अपनी आर्मी को उन्होंने मॉडर्नाइज करने की कोशिश की. जस्ट लाइक टीपू सुल्तान या हैदर अली, उनकी जैसी आर्मी थी मैसूर में, उस तरीके से इन्होंने अपनी आर्मी को ठीक करने की कोशिश की थी. पर हुआ क्या कि जब रंजीत सिंह जी का निधन हो गया, महाराजा रंजीत सिंह जी का, उसके बाद फिर जो राजा आए, नौनिहाल सिंह, खड़क सिंह, वो सब वीक रहे, उनमें वो वाली बात नहीं रही. ठीक है. चौथे राजा आए थे, मींस खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, एंड द फोर्थ वाज दलीप सिंह. एंड दलीप सिंह जो थे वो एक बच्चे थे, राजा उन्हें बना दिया गया था, बट ही वाज अ किड. एक ऐसा छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता राजकाज के बारे में कि वो क्या डिसीजन लेगा. और रानी जिंद कौर को रीजेंट बना दिया गया था, वो डिसीजन सारे लेती थी. रीजेंट मतलब होता है राज प्रतिनिधि, जैसे सांसदों के, विधायकों के प्रतिनिधि होते हैं. जैसे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन पे इतना टाइम नहीं है कि वो वाराणसी में बैठेंगे और वाराणसी के लोगों की समस्याएं सुनेंगे, क्योंकि उनको देश की समस्याएं सुननी है. तो उनका एक प्रतिनिधि बैठा होगा वाराणसी में, जो सांसद के तौर पर मोदी जी को जो जो काम करने हैं वो वाले काम वो देखेगा वहां से, और वो करवाएगा पीएमओ में फोन करके. ठीक इसी तरीके से रानी जिंद कौर का सब कुछ चलता था. उन्हें रानी जिंदन भी बोलते हैं, कहीं आप नाम पढ़ेंगे तो. बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि जब हमारे पास आर्मी होती है ना बहुत बड़ी, तो उसको संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को हथियार चलाना आता है. एक तो उनका नंबर इतना ह्यूज है, एक बहुत बड़ी सेना है, उनको सैलरी देनी है, उनके घर परिवार है, सब कुछ देखना है. तो कैसे क्या होगा. तो एक जो आर्मी थी वो थोड़ी मींस डिस्टर्ब होने लग गई थी इस पूरे घटनाक्रम में. महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो गई, और जो राजा बन रहे थे वो कोई बहुत अच्छे बन नहीं रहे थे. इसके अलावा एक जो चीज देखने को मिली वो ये थी कि ब्रिटिशर्स ने सिंध पर कब्जा कर लिया था, एनेक्सेशन ऑफ सिंध. आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ी है? नहीं पढ़ी? आप पढ़ेंगे तो आपको सब पता चलेगा. ये सारी चीजें मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स हैं, और फर्स्ट चैप्टर में ये सब आएगा मॉडर्न इंडिया में. जब अंग्रेजों ने सिंध को कब्जा कर लिया तो उसी से लगा हुआ एरिया पंजाब का है, पंजाब और सिंध हम सब जानते हैं लगे हुए. तो सीधा सीधा एक अलार्मिंग सिग्नल गया कि अब जो है हमारा नंबर लगने वाला है, हम वैसे भी कमजोर हैं और ये ब्रिटिशर्स हमको कब्जे में कर लेंगे. तो एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट सा शुरू हो गया था. ठीक. होते होते क्या हुआ कि फिर बैटल शुरू हुई. पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तरन तारण. तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सोबरान. सोबरान में बैटल हुई, बैटल ऑफ सोबरान कहते हैं उसे. बैटल ऑफ सोबरान जो थी वो दैट वाज अ डिसिसिव बैटल इन विच ब्रिटिशर्स badly defeated the Punjabi army and they imposed a treaty of Lahore upon them. ट्रीटी ऑफ लाहौर में कहा गया था कि आपसे जो है पूरा जलंधर दोआब लिया जा रहा है. अभी मैं आपको दिखा दूंगा जलंधर दोआब कहाँ.
जलंधर दोआब वो जगह है जिसके नॉर्थ में ब्यास रिवर बह रही है और साउथ में सतलज बह रही है। सतलज जो है वो सदर्न मोस्ट रिवर है इंडस रिवर सिस्टम की, और सतलज में ब्यास रिवर आकर के, एंड ब्यास हैज द शॉर्टेस्ट कोर्स अमंग ऑल द रिवर्स इन इंडस रिवर सिस्टम। ये आपको पता होना चाहिए। सतलज इज द सदर्न मोस्ट एंड ब्यास इज द शॉर्टेस्ट कोर्स, एंड सतलज इज द रिवर which finally joins Indus. Otherwise, no river of Indus river system joins Indus directly. Satluj is the sole river. उसके बीच का जो पार्ट है वो जलंधर कहलाता है। जलंधर के पास कपूरथला और कपूरथला के पास तरण तारण, वो सब उसी एरिया में आते हैं। ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप हमें वो पूरा एरिया देंगे, और उनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया गया। वो तो लैंड तो ले ही ली उन्होंने, जो दोआब का जो एरिया पंजाब का कहलाता है, बहुत फर्टाइल, बहुत ही जबरदस्त लैंड है, वो पूरे ले ली। 1.5 करोड़ रुपए देंगे। तब 1.5 करोड़ रुपए वो कहाँ से दे पाते भाई? तो आपने इतना ह्यूज अमाउंट उनको बोल दिया, और स्टेट वैसे ही वीक चल रहा है, राजा है नहीं, जो थे वो एक के बाद एक उनकी डेथ होती जा रही है, तो आधा चुका पाए केवल, बाकी आधे का क्या होगा? तो उन्होंने कहा बाकी आधे के लिए आप हम जो उन्होंने कश्मीर उनको दिया, ये कश्मीर ले लो आप, अंग्रेजों को बेच दिया पंजाबियों ने, पंजाब की सेना। समझे? यहां तक की बात समझ गए? ट्रीटी ऑफ लाहौर में, बैटल ऑफ सोबरान में जब अंग्रेजों ने पंजाब की आर्मी को हरा दिया, तो उन्होंने ये कहा कि आप हमको जलंधर दोआब देंगे और 1.5 करोड़ रुपए देंगे। जलंधर दोआब तो उन्होंने दे दिया, 1.5 करोड़ रुपए में वो आधा ही चुका पाए। बचे हुए आधे के लिए पंजाब की आर्मी ने कहा, लाहौर स्टेट ने ये कहा कि आप कश्मीर रख लो, हम तो उतना पैसा नहीं दे सकते। पर वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी लैंड का क्या करेगी, उन्हें तो पैसे की जरूरत है। उन्होंने वो लेकर के फिर बेचा। 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, और 1846 में फिर से ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को, अंग्रेजों ने, जो जम्मू के डोगरा रूलर थे, डोगरा डायनेस्टी चलती थी जम्मू में, उसके रूलर थे महाराजा गुलाब सिंह जामवाल। गुलाब सिंह जामवाल को उन्होंने वो कश्मीर का पूरा एरिया दे दिया, जिसमें कश्मीर आता था, गिलगिट आता था, बाल्टिस्तान आता था, और लद्दाख आता था। लद्दाख में लेह, लद्दाख और कारगिल तीनों चीजें आती थी। ठीक है, तो उन्होंने वो पूरा का पूरा कश्मीर उठा करके गुलाब सिंह को दे दिया। गुलाब सिंह ने वो 75 लाख नानकशाही रुपयों में वो पूरी जमीन खरीदी थी, और उसके साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के साथ ही जम्मू स्टेट में पूरा कश्मीर मिला दिया गया। यहां से बात शुरू होती है जम्मू कश्मीर की। ठीक, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर आखिर बना कहां से था। तो हमेशा ध्यान रखना कि रंजीत सिंह के पास ये पूरा एरिया आता था। बाद में बैटल ऑफ सोबरान हुई, जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ अमृतसर कहते हैं, इंडो पंजाब वॉर बोलते हैं, और उसमें फर्स्ट वॉर में हारने के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंदर एक पॉइंट ये था कि 1.5 करोड़ रुपया लाओ। 1.5 करोड़ रुपया वो नहीं चुका पाए, उसके लिए उन्हें आधे पे चुका पाए, आधे के लिए कश्मीर देना पड़ा। कंपनी को कश्मीर की जरूरत नहीं थी, तो कंपनी ने कश्मीर गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया 75 लाख नानकशाही रुपए में। ठीक है, अब यहां से बात शुरू होती है। अब डोगरा साम्राज्य बन गया, और डोगराज ने पूरा अपना रूल बना लिया। देख लो आप, इसमें देखो, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है। इसका ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, अरे कहाँ गया, ये जो इसमें जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये लाइन है हमारी एलओसी। ठीक है, ये एलओसी पूरी बनी हुई है। सियाचिन भी आप इसमें देख पा रहे हैं कि सियाचिन को टच किया जा रहा है। एक ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये पाकिस्तान के पास था, पर पाकिस्तान ने इस रीजन को चाइना को बेच दिया, सीड कर दिया। यही वो रीजन है जिससे चाइना का वो इकोनॉमिक कॉरिडोर होकर के गुजर रहा है। तो जो इंडिया का रिजर्वेशन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, तो आप हमारी टेरिटरी में घुस रहे हैं, ये इंडिया कहता है। वो इसी रीजन के ऐसे काराकोरम, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट की वजह से बोलता है। और जो 62 में जो लड़ाई हुई थी, है ना,
तो उसमें ये चला गया था। अब बचा कितना, ये वाला पार्ट, और ये सियाचिन है तो इनहेबिटेबल है, इसमें तो कोई रहता ही नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर तो -45 में कौन कहाँ रहेगा। ठीक है, अब बचता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो इफेक्टिवली इंडिया के पास है। वैसे तो पूरा ये इंडिया का ही है, पर अभी यहाँ पे तार खिंचे हुए हैं, एलओसी बना हुआ है। सी दिस इज एलओसी एंड दिस इज इंटरनेशनल बॉर्डर, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जो इंडिया का एक्चुअल बॉर्डर है, पर सीज फायर जो है, शिमला समझौता है, शिमला एग्रीमेंट, वो इसको एलओसी बोलता है। तो हमारी दोनों की सेनाएं इस पॉइंट पर रुकी हुई हैं। इसी के लिए राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि चिंता न करें, समय बहुत नजदीक है जब ये भी हम वापस मिला लेंगे। तो इसका मतलब है कि अब इंडियन आर्मी इस तार के उस पार जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा पहले लिख लेते हैं और उसके बाद फिर जैसे जैसे होगा मैं आपको समझाता चलूंगा, वरना क्या फायदा मैं बोलता जाऊं और आप भूल जाएंगे। कश्मीर सेपरेटिज्म, ये चैप्टर का नाम है। देखिए, इन 1846 ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड, ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड between British East India Company, British East India Company and Sikh Lahore State, according to the treaty, British had confiscated, according to the treaty, British had confiscated the Jalandhar Doab, देखो जलंधर दोआब ही वो जगह है जहां पर ब्यास सतलज में मिल रही है, और यही वो जगह है जहां पे हरि के बैराज लोकेटेड है। मैंने आपको बताया हरि के बैराज इज द प्लेस फ्रॉम वेयर इंदिरा गांधी कैनाल हैज बीन ड्रॉन। इंदिरा गांधी कैनाल जो पंजाब का पानी लेकर के राजस्थान को पहुंचाती है, जैसलमेर तक जाती है, वो हरि के बैराज से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक, तो वो पॉइंट है। अगर आप उसको जीपीएस पे देखेंगे या गूगल अर्थ पे सैटेलाइट पे लगा करके, जो ऊपर से एरियल व्यू आता है, उसमें तो बहुत ही क्लियर दिखता है कि कैसे वो ब्यास नदी ऊपर से नॉर्थ से आके ऐसे मिल रही है एज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। और वो थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ती है, यहाँ पे नानकसर गुरुद्वारा बना हुआ है, और नानकसर गुरुद्वारे के आगे उसी में लेफ्ट हैंड साइड पर ही वो डैम बना रखा है हरि के बैराज। ठीक है, जरा एटलस निकालिए। देखो, ये उनकी डोगरा डायनेस्टी का सिंबल है, और ये जो फ्लैग है ना, ये आज भी डोगरा रेजिमेंट यूज करता है। द रेजिमेंटल सेंटर ऑफ डोगरा रेजिमेंट इज लोकेटेड इन फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। सी पंजाब, सो इन पंजाब देयर इज ओके, हिमाचल प्रदेश के वेस्टर्न साइड में आप गोविंद सागर देख पा रहे हैं, बिलासपुर के पास जहाँ पे बाखड़ा नांगल बना हुआ है, गोविंद सागर देख लिया। गोविंद सागर के अब आप वेस्टर्न साइड मतलब पंजाब स्टेट में एंट्री लेंगे तो आपको जलंधर दिख जाएगा, और जलंधर के वेस्ट में आपको कपूरथला दिख जाएगा। ठीक है, जलंधर के साउथ में पगवाड़ा मिलेगा, पगवाड़ा के साउथ में सतलज नदी मिल रही है। अब सतलज, ठीक है, अब जलंधर के नॉर्थ में देखेंगे तो होशियारपुर, और होशियारपुर के थोड़ा सा ऊपर से ब्यास रिवर बहती हुई आ रही है, जो कि कपूरथला के वेस्ट में सतलज में जाकर के मिल रही है। दिस इज द पॉइंट हरिके बैराज। और इसकी हरिके बैराज से अब आप देख पा रहे हैं कि फिरोजपुर के ईस्टर्न साइड से वो
इंदिरा गांधी कैनाल निकल रही है जो राजस्थान में जा रही है, बिल्कुल उसी पॉइंट से। मिल गया सभी को? क्लियर हो गया? नहीं हुआ तन्मय भाई? बताओ उनको। के ईस्ट बोला, कैनाल दिखी राजस्थान में जा रही है, रेल की पटरी जैसी दिख गई? नहीं दिखेगी तब तक नहीं आगे बढ़ेंगे। हाँ वही है, बस उतना ही दिखेगा। कभी आप जूम कर लो तो पन्ने के अंदर दिखने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। मैं इसमें भी कोशिश करूंगा। देखो ये है कुछ ऐसा सा, ये रहा दोआब, तो सतलज साउथ में बह रही है, वही देख लो गोविंद सागर और बाखड़ा नांगल इन बिलासपुर। ठीक है, पोंग डैम भी वही है। ये सब तो आपको ड्रेनेज पैटर्न में मैंने सब बताया हुआ है, पोंग और ये बाखड़ा नांगल। नॉर्थ से आ रही है ब्यास रिवर और ज्वाइन कर रही है यहाँ पे कपूरथला। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है, हमने पढ़ाई है जब ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, रेलवेज पढ़ा था। देखिए तो ये जो है, ये ट्रीटी ऑफ लाहौर में कहा था कि ये हम ले रहे हैं, कन्फिस्केट कर रहे हैं। देखिए, एंड इम्पोज 1.5 करोड़ पेनल्टी, एंड इम्पोज 1.5 करोड़ पेनल्टी। आज के समय में भी 1.5 करोड़ रुपए देना किसी के बस की बात होती नहीं है, तो उस जमाने में जरा 1.5 करोड़ सोचिए क्या होते थे। ठीक है, देखिए, लाहौर स्टेट कुड पे ओनली द हाफ ऑफ इट, लाहौर स्टेट कुड पे ओनली द हाफ ऑफ इट। देखो समय समय की बात है केवल, वरना एक समय था कि ये लाहौर स्टेट ही था जिसने 40 मन सोना भेजा था। एक मन में 40 किलो होते हैं, और ऐसा 44 मन बोलते हैं, मतलब 44 मन सोना, मतलब 880 लगभग, है ना? 880 नहीं, मैं उसका नंबर एकदम एग्जैक्ट अभी भूल रहा हूं कितना मन उन्होंने भेजा था। 880 किलो होता है वो। उसमें क्या था, वो सोना उन्होंने भेजा था महारानी अहिल्याबाई होलकर को, जो इंदौर की रानी थी, कि आप ये गोल्ड ले लो और काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराओ, और जरूरत होगी तो चिट्ठी लिख देना महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बस इतना ही मान रही हैं। आपने भाई बोला है, आप जो बोलोगे वो करेंगे। ये वाली बात उस टाइम में महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में थी। उनके पास में कोहिनूर का हीरा था। और समय का खेल देखिए कि एक वक्त ऐसा भी आ गया कि जब वो 1.5 करोड़ रुपया नहीं दे पा रहे। उनका कोहिनूर का हीरा महारानी अपने ताज में लगा के इटलाती बलखाती घूमती थी, और स्टेट की वो हालत हो गई कि वो 1.5 करोड़ नहीं दे पा रहे। कितना फर्टाइल ये पूरा दुआब देना पड़ गया, और कितना इंपॉर्टेंट वो पूरा कश्मीर का पूरा इलाका देना पड़ गया। ठीक है, लिखिए, half of it, and for the rest they ceded Kashmir region, and for the rest they ceded Kashmir region situated eastward of Indus and westward of Ravi. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्या? situated eastward of Indus and westward of Ravi, including Chamba and excluding Lahore, Sir, ये ceded बिल्कुल is a eastward of Indus and westward of Ravi, including Chamba and excluding Lahore. अभी आप एक थोड़ा पैराग्राफ एक छोड़ दीजिए, है ना, मैं आपको बता दूंगा आप कहां से लिखेंगे। Excluding Lahore to the British East India Company, under Article 4 of Treaty of Lahore, under Article 4 of Treaty of Lahore, under Article 4 of Treaty of Lahore। अब 10-12 लाइन छोड़ दीजिए और अब लिखना शुरू करेंगे। Next paragraph, in the same year, that is 1846, British sold Kashmir to Dogra ruler
His Highness Maharaja Gulab Singh Jamwal, His Highness Maharaja Gulab Singh Jamwal, for 75 lakh Nanak Shahi rupees, for 75 lakh Nanak Shahi rupees, under Treaty of Amritsar, under Treaty of Amritsar. I'm repeating this line. In the same year of 1846, British sold Kashmir to Dogra ruler His Highness Maharaja Gulab Singh Jamwal for 75 lakh Nanak Shahi rupees, under Treaty of Amritsar. हो गया. Next paragraph. At the time of treaty, Jammu was already under the Dogra regime. At the time of treaty, Jammu was already under the Dogra regime. जम्मू जिसको हम बोल रहे हैं, तो जम्मू एक रीजन है बेसिकली. जम्मू एक डिस्ट्रिक्ट भी है और जम्मू एक रीजन भी है. जम्मू के अंदर ही राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, मेंढर, ये सब आता है. और जो ऊपर का है किश्तवाड़, अनंतनाग, गांदरबल, ये सब कश्मीर रीजन में आता है. ठीक है. और जो लद्दाख में है वो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं. वो कौन कौन से हैं? लेह, कारगिल और लद्दाख, ये 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं. देखिए, ट्रीटी ऑफ अमृतसर rather added Kashmir. Treaty of Amritsar rather added Kashmir and Ladakh regions, including Leh, Kargil and Baltistan, including Leh, Kargil and Baltistan, Leh, Kargil and Baltistan, to unify the princely state of Jammu and Kashmir under Maharaja Gulab Singh. देखो, टोटल तो ये 4 राजा हुए थे जम्मू कश्मीर बनने के बाद. तो गुलाब सिंह है, रणबीर सिंह है, प्रताप सिंह और हरि सिंह. इसमें सबसे ज्यादा फेमस एक गुलाब सिंह हुए जिनके टाइम में ये प्रिंसली स्टेट क्रिएट हुआ. अदरवाइज जम्मू ही रहता था, पर जम्मू कश्मीर बना तो वो महाराजा गुलाब सिंह के टाइम में बना. और उनसे ज्यादा अगर कोई फेमस हुए तो वो है महाराजा हरि सिंह, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के टाइम में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, तो वो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे. लिखिए, महाराजा गुलाब सिंह वाज सक्सीडेड बाय महाराजाज रणबीर सिंह, प्रताप सिंह एंड हरि सिंह. महाराजाज रणबीर सिंह, प्रताप सिंह एंड हरि सिंह, ये सब जामवाल थे. जामवाल कश्मीरी पंडित होते हैं. ठीक है. पंडित नेहरू का वैसे क्या रियल सरनेम क्या था? नेहरू तो आपने और कोई सुना कभी नहीं होगा सरनेम किसी और का, बस नेहरू ही क्यों सुना था, अकेले नेहरू ही थे. तो एक्चुअली उनका सरनेम क्या था भाई? नेहरू के परदादा जो थे वो फर्रुखशियर के टाइम में, राजा जो फर्रुखशियर थे, मुगल एम्पिरर, उनके यहाँ उन्होंने काम किया, उनके कोर्ट में शायद वकील थे, मैं अब कंफर्म मैं नहीं बता सकता. तो उनको जो बंगला मिला, जो अकोमोडेशन मिला, वो एक नहर के किनारे था. तो वो नेहरू, वहां से उनका नाम पड़ गया था. पर असल में उनका क्या नाम था? ही वाज कॉल सरनेम था उनका, KOUL, कॉल. ठीक है. तो इस बात को ध्यान रखेंगे, असल में उनका नाम जवाहरलाल कॉल होना चाहिए था, पर वो नेहरू हो गया था, क्योंकि उनके फादर भी लिखा करते थे वही नाम, मोतीलाल नेहरू. लिखिए, महाराजा हरि सिंह वाज द लास्ट डी फैक्टो रूलर. महाराजा हरि सिंह वाज द लास्ट डी फैक्टो रूलर of Jammu and Kashmir princely state.
of Jammu and Kashmir princely state. Next paragraph. Thus Kashmir became a princely state with a Hindu ruler who ruled Muslim majority. With a Hindu ruler who ruled Muslim majority. ये अपने आप में एक बड़ी बात होती थी। एक बार कहते हैं महाराजा हरि सिंह जा रहे थे तो उनके आगे आगे एक बकरवाल चल रहा था, जिसके जो भेड़े पालते हैं वो चल रहा था। तो उसका भेड़ों का झुंड था। महाराजा हरि सिंह की गाड़ी जो अटक रही थी, तो महाराजा हरि सिंह का गार्ड उतर के गया और वो बोला कि इसको भेड़ को हटाओ जल्दी। तो महाराजा हरि सिंह को उस टाइम में तो बड़ी जल्दी रहती थी भाई, उनको बार बार पॉलिटिशियंस से मिलना है और टाइम भी बहुत कम है। तो उसने कहा कि तमीज से बात करो, भूलो मत ये महाराजा हरि सिंह की रियासत है। महाराजा हरि सिंह अंदर खुद बैठे हुए थे। मतलब जनता के मन में ऐसा विश्वास था डोगरा रिजीम का, डोगरा शासन का, कि ये गलत नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अगर पाकिस्तान अपनी वो प्रॉक्सी वॉर वाला टैक्टिक ना अपनाता तो कभी जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर अफसोस किया जा सकता है कि भाई वो लोग तो बड़ा अशांत मन के हैं, क्या कहें उनके लिए। उनको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि जिस समय कहा गया सीआर फॉर्मूला आया, अब आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी नहीं, मैं आपसे क्या बोलूं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक सीआर फॉर्मूला दिया था, उनको प्यार से राजा जी बुलाया जाता था, जिनके नाम पे राजा जी नेशनल पार्क है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बोले कि पहले मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, ठीक है, और पहले आजादी पालो इन लोगों से, फिर हम अपना रेफरेंडम करा लेंगे किसको इंडिया में रहना है किसको पाकिस्तान। जिन्ना बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, टू नेशन थ्योरी चाहिए। सीआर फॉर्मूला उन्होंने देन एंड देयर रिजेक्ट कर दिया, बन गया सेकंड नेशन। आज देख लो, रहते यहाँ पे तो सब मिल बांट के रहते हैं, ये हालात है। देखिए, द सेंट्रल पार्ट हैड सुन्नी मुस्लिम majority, the central part had Sunni Muslim majority, central part had Sunni Muslim majority. The southern part, that is Jammu, the southern part, that is Jammu, had Hindus and Sikh, had Hindus and Sikh in majority. Eastern part, that is Ladakh, had Buddhists. Eastern part, that is Ladakh, had Buddhists. While the western part, that is Gilgit and Baltistan, western part, that is Gilgit and Baltistan, had Shia Muslims in majority. Gilgit and Baltistan had Shia Muslims in majority. आपने अक्सर सुना होगा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान आर्मी ऑपरेसिव मेजर्स अपना रही है, उनको सता रही है, उनको परेशान कर रही है। द रीजन बिहाइंड दिस इज अ शिया majority in that region. पाकिस्तान इज अ मुस्लिम majority state, वो सुन्नी मुस्लिम majority state, और उनको वो बर्दाश्त नहीं होते। इस्लाम में आप जानते हैं शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो बहुत पुरानी बात हो गई, और उसमें जाने का मेरी ड्यूटी भी नहीं है कि मैं उसमें बोलूं कुछ, उनका अपना मामला है। मगर लोग सताए जाते हैं पाकिस्तान में केवल इसलिए कि वो शिया है। लिखिए, दिस रीजन शेयर्ड बाउंड्रीज विद अफगानिस्तान एंड सिंकियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। Afghanistan and Xinjiang province of China. देखिए, इंसर्जेंसी इन 1947 हेडिंग डालिए। ये पहले देखो, ये पहले इनका झंडा चलता था डोगरा डायनेस्टी का, ये फ्लैग रेड एंड येलो, ठीक है। फिर बाद में 1950 से फिर ये झंडा आ गया था, 57 से, जब से उनका संविधान लागू हुआ था।
तभी ये नारा चलता था कि दो निशान दो विधान दो प्रधान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये नारा लगाया जाता था। दो निशान ये रहे, दो विधान मींस दोनों के अपने अपने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, और दो प्रधान मींस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, सदर रियासत। वो प्राइम मिनिस्टर, उनको वजीर वजीर आजम बोला जाता था, कश्मीर के जो है वजीर आजम होते थे, और उनके हेड ऑफ स्टेट होते थे जो राजा है, उन्हें बोलते थे सदर रियासत। तो दो प्रधान हो गए, दो विधान हो गए, दो निशान हो गए, तो आप फिर भारत में हैं किस लिए? ठीक है, फ्लैग्स का तो थोड़ा प्रॉब्लम देखो चलता है। फ्लैग अपना हमेशा एक ऐसा फ्लैग स्टेट का एडमिसिबल है इंडिया में एटलीस्ट, जिसपे सत्यमेव जयते बना हो, अशोक एम्बलम बना हो उसमें, या उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब उसमें इंडिया का नाम हो एटलीस्ट कहीं तो हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विदाउट उसमें कोई उस झंडे को देख करके पता नहीं चल रहा कि वो इंडिया का है कि कहाँ का है, और आपने एक आर्बिट्रेरली अपना एक नया झंडा बना लिया, वो एडमिसिबल नहीं है, वो कहीं नहीं चलेगा, वो कोई भी स्टेट हो। ठीक है, लिखिए on 15th August 1947, on 15th August 1947 India got independence. India got independence a day after Pakistan's independence. A day after Pakistan's independence. The partition resulted into communalism. The partition resulted into communalism and cross-border migration. खुशवंत सिंह की किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान, उसको पढ़ सकते हैं। पार्टीशन रिजल्टेड इनटू कम्युनलिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन। मूवी आई थी गदर, उसमें आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना था, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, करो एक चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। उस गाने का आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन क्या चीज है। एक लाइन ऐसे आ रही थी सरदारों की, पंजाबियों की, सिंधियों की, और एक लाइन यहां से जा रही थी मुसलमानों की। वो लाइन देखकर ही कोई ये बता सकता था कि दोनों देशों का भविष्य क्या होने वाला है। हमारे यहाँ कम्युनल हार्मनी के लक्षण नजर आ रहे थे, तो वो लोग देखो सिंधी भी आए, पंजाबी भी आए, सरदार भी आए, हिंदू भी आए, सब आए छोड़ छोड़ करके, भागे वहां से निकल के। आडवाणी जी भी तो उसी टाइम आए थे, देख लो। और आडवाणी को इस देश ने क्या क्या नहीं दे दिया, सब कुछ। राम जेठमलानी उस समय में भारत आए थे, क्या क्या नहीं उनको मिला, सब कुछ तो दे डाला भारत ने। और जो यहाँ से गए थे हिंदूज, उनका क्या हुआ, है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। देखिए पार्टीशन, ये आप लिख लेंगे, इट वॉज दी हाई टाइम फॉर महाराजा हरि सिंह डोगरा, इट वॉज दी हाई टाइम फॉर महाराजा हरि सिंह डोगरा to decide whether he would be joining India or Pakistan, whether he would be joining India or Pakistan, or would he remain independent, or would he remain independent। ये बहुत बड़ा सवाल आकर के उनके सामने खड़ा हो गया था महाराजा हरि सिंह के सामने, क्योंकि एक तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल, द ग्रेट यूनिफायर ऑफ इंडिया, आयरन मैन, उन्होंने आयरन का ही डंडा कर दिया था इन सबके सिर पे कि अब तय कर लो किसको कहाँ जाना है। और वो बोलते थे बस इतना कि तय कर लो, पर मिलना आपको यहीं पर ही है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि आपको उनके यहाँ मिलना है ना, मिलोगे यहीं मिलोगे। शांति से मिलोगे कि नहीं मिलोगे ये बताओ, वरना हम पुलिस भेजें, हम आर्मी भेजें, हमें जो भेजना होगा वो हम देख लेंगे, दिल्ली से क्या भेजना है। और महाराजा हरि सिंह टेंशन में थे, ये क्या हो रहा है भाई। महाराजा हरि सिंह के मन में था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। क्यों? अब वो चूंकि खुद हिंदू हैं तो वो पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे थे। अब वो इंडिया आते तो किस बिहाफ पे आते, 75% तो उनके यहाँ की पॉपुलेशन मुसलमान थी। वो लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी जब मिल रही है तो पाकिस्तान में मिलो। तो आइडियल क्या था, हम इंडिपेंडेंट रहे। मगर क्या हुआ,
वो पाकिस्तान कहाँ शांत बैठने वाला था। सारा लड़ाई जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन से नदियां निकलती हैं विच आर पेरेनियल, हर समय पानी, ठीक है, बर्फ ही बर्फ है, पानी पानी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उस पर कब्जा चाहिए और कोई बात नहीं। ये बात कोई बोलता नहीं है, सब कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहते हैं। मैं कश्मीर लेके क्या करोगे, क्या आपका इरादा है कश्मीर में, ऐसा क्या है? आपको सेब खाने हैं या आपको अखरोट खाना है? आपको आखिर करना है, आपको चेरी खानी है? कुछ नहीं करना है, इनको केवल चाहिए सियाचिन पे कब्जा। वहां से निकलने वाली सारी नदियों पे पूरा 100% कंट्रोल चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बेहिसाब है, उनको पानी चाहिए हर समय। 1947 का समय था जब पार्टीशन हो रहा था, दंगे सबसे पहले शुरू हो गए थे और इंडिया और पाकिस्तान की फर्स्ट वॉर शुरू हो गई। गिलगिट और बाल्टिस्तान का जो रीजन है उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मदद से पख्तून ट्राइब्स जो है, जिनका एक स्टेट भी है खैबर पख्तूनख्वा वहां पे पाकिस्तान में, मलाला यूसुफजई जिस बिरादरी से आती हैं, ठीक है, उन्हीं के समझ लीजिए पित्र, उन्हीं के पुराने लोग, वो सब उन्होंने हम पे भारत पर चढ़ाई करने की कोशिश की। सारे के सारे पठान लंबे चौड़े, और वो भारत की ओर बढ़ने लगे। और उनका पूरा एक ही एजेंडा था, जस्ट टू स्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर श्रीनगर। श्रीनगर को कब्जे में ले लो, सारी बात बन जाएगी। महाराजा हरि सिंह टेंशन में आ गए कि ये क्या हो रहा है, हम कैसे लड़ेंगे, हमारे पास तो इतनी आर्मी भी नहीं है, इतना वैसे भी टर्मोइल का टाइम चल रहा है, क्या करें। उन्होंने पंडित नेहरू को फोन किया। पंडित नेहरू को उन्होंने सारी बात बताई कि सर ऐसा ऐसा हो सकता है, अब हम बताइए क्या करें, और आप हमें आर्मी दीजिए। तो आपको पता होगा कि ये मतलब 47 क्या मतलब 50 तक हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे, मींस जा रहे थे, पर वो फाइनली 50 में गए थे। माउंट बेटन थे उस समय में इंडिया में। माउंट बेटन को ये बात पता चली, तो माउंट बेटन ने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाह रहे हैं पंडित जी। तो पंडित जी बोले कि वो, अच्छा उनका तो होमलैंड थी कश्मीर, किसी के आप कल को अगर आप डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर बैठे हो और आपको पता चल जाए कि चाइना है वो गढ़वाल पे चढ़ाई करने वाला है, और आप आर्मी में ही हो, तो आपका खून नहीं खोलेगा? आप सबसे पहले तो डिसीजन लेंगे कि अब गढ़वाल बचाना, आप तो पूरा भारत जाए एक तरफ, मैं गढ़वाल को बचाऊंगा, ये वाली बात होती है अपने। क्योंकि कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है। पंडित नेहरू के अंदर भी वही वाला भाव जगा कि अब कुछ करना है, आर्मी भेजनी है। माउंट बेटन क्योंकि थर्ड पार्टी थे, और थर्ड पार्टी हमेशा शांत रहती है, उसका दिमाग स्थिर रहता है। माउंट बेटन बोले कि अब आपके पास मौका है जब आप इनको फाइनली अपने में मिला सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज ये कहते हैं कि आप किसी भी फॉरेन लैंड पर अपनी आर्मी नहीं उतारेंगे, ये गलत है, ये इलेजिटिमेट है, ठीक है। आप क्यों कूद रहे हैं, ये तो वर्ल्ड वॉर थोड़ी ना हो रही है कि आप उसमें दो देशों की लड़ाई है, भाई कश्मीर एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, आप क्यों कूद रहे हैं। कश्मीर को इस समय तय करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ है कि भारत के साथ है। सरदार पटेल को भी सुझाव बेहद पसंद आया, और उस समय में कश्मीर में एक जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका बाद में नाम बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया था, आपने नाम सुना होगा, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, है ना, उनको नजरबंद कर दिया था तो उनकी दाढ़ी यहाँ तक आ गई थी, इतनी लंबी हो गई थी। उनके उमर अब्दुल्ला के दादाजी फारूक अब्दुल्ला के फादर थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, उन्होंने भी इस बात में सहमति जताई कि हाँ ये बात ठीक है, इस समय हम भारत के साथ हो लेते हैं। महाराजा हरि सिंह के सामने तुरंत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात रखी गई कि आप इस पे साइन कर दीजिए और आप भारत के साथ हो लीजिए। पर उस समय में ये बात थी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है मीन्स एक टेम्परेरी सेटलमेंट है, हम लोग परमानेंट नहीं। जो कहते थे ना कश्मीर में नारे लगते थे कि ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, हम परमानेंट नहीं आए थे, भारत का कोई हक नहीं है, हम तो बस केवल मदद मांगने गए थे। वो बेचारे क्या बोले, वो पत्थर चलाने वाले लोग, उनको मालूम नहीं कि अंदर की बात क्या हुई थी। असल में तो बात यही हुई थी ना कि आप हमारे डोमिनियन में आ जाएंगे और आप इंटीग्रल पार्ट बन जाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा, उनकी अपनी असेंबली ने बोला था दैट वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा कुछ नहीं था, ये टेम्परेरी सेटलमेंट वाली तो कोई बात ही नहीं थी। अब जब ये साइन हो गया, उसके बाद फिर आर्मी उतारने की बात हुई। आर्मी गई, आर्मी ने वहां पे वो पख्तून मिलिशिया जो थे, जो घुसपैठिए घुस आए थे, उनको खदेड़ना शुरू किया।
और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पंडित नेहरू कर बैठे, इतनी भारी कि जिसकी कीमत हमने आज तक चुकाई है। ठीक है, उसकी कीमत हमने क्या चुकाई है, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। वो एक कीमत, पंडित नेहरू की वो जो कीमत है, आप समझ लें कि ये उनकी उस गलती की कीमत। ठीक है, ये डिब्बा खाली तो नहीं है, और ऐसा डिब्बा एक नहीं आया होगा, बहुत सारे आए। पंडित नेहरू क्या बोले, डेमोक्रेटिक बनने की बस, और कुछ खराब ना हो। आप जितने ज्यादा हाई लेवल मैटर में देखो, झगड़े को आपस में सुलझा लोगे, सुलझ जाएगा, कोर्ट में चले जाओगे, 20 साल की लड़ाई हो जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती कोर्ट की लड़ाई, है ना। 20 साल लग जाते हैं, लड़ने वाले भी मर जाते हैं, मुकदमा लड़ने वाले भी मर जाते हैं, फैसला सुनाने वाले जज बदल जाते हैं, ये हालात हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं आपस में सुलझा लो तो ज्यादा बेहतर है। वो तो सुलझाया नहीं, बात नहीं की, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक कमिटी बना दी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि सीज फायर कर दिया जाए, जो जहां है वो वैसे ही रहेगा, स्टेटस क्यों मेंटेन। अरे भाई क्यों रहेगा, तो सोचो, अगर जैसे मान लो कोई अचानक से एक घुस आया यहाँ पे मुझे मारने के लिए, इस दर से आ गया, अब मैंने उसको खदेड़ने की कोशिश की, उतने में आप थर्ड पार्टी बोले आप नहीं कि आप भी रुक जाइए, वो भी रुक जाएंगे, तो वो क्यों घुस के आया, उसको बाहर भी तो करना है, उसको क्यों मैं घर में बसा लूं। अगर मैंने अभी आपको जो मैप दिखाया, भाई वो इतना आगे घुस के आ गए, ये रहा जम्मू कश्मीर का मैप, ये देखो गिलगित बाल्टिस्तान, ये पूरा ले लिया उन्होंने भाई, और हम स्टेटस क्यों मेंटेन, हमने सीज फायर कर दिया। ये समस्या आज तक नहीं सुलझ पाई है, और कभी आगे सुलझेगी भी नहीं। इसका तो बस एक ही तरीका है, तो वॉर होगी, फिर से एक बार खदेड़ा जाएगा, जिसके लिए बोलते हैं कि हमने कैसे ले लेंगे। अगर मान लो पीएम या डिफेंस मिनिस्टर ये बोलते हैं कि हम इस जमीन को वापस ले लेंगे, आप मुझे बता दो एक भी पीसफुल तरीका इस जमीन को वापस लेने का। उनके यहाँ तो इतना दीवानापन है कश्मीर को लेकर के कि बच्चा बच्चा कश्मीर का राग अलापता है। पॉलिटिशियंस अलग बोलते हैं, क्रिकेटर्स बल्ला छोड़ के वो बोल रहे हैं कश्मीर के लिए। ठीक है, शोएब अख्तर ने भी तो शायद बयान, या किसी ने एक ने भी बयान दिया था, है शाहिद अफरीदी ने बयान दिया था, देख लो। क्योंकि पैसा केवल एक ही चीज में है, आर्मी के साथ हो लो पाकिस्तान में, और तो क्या बचा है। लिखिए, keeping in view the mixed ethnic and religious composition, keeping in view the mixed ethnic and religious composition, ये बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए, कि खुद हिंदू हैं और 75% पॉपुलेशन मुसलमान है, कहीं विद्रोह ना हो जाए। Mixed ethnic and religious composition, महाराजा proposed a standstill agreement, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, महाराजा proposed a standstill agreement, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना पाकिस्तान के साथ ना इंडिया के साथ, standstill agreement, pending a final decision on J&K's accession, pending a final decision on J&K's accession। मैं देख पा रहा हूँ ऑन ऑफलाइन में भी जो है ना, वो खत्म हो गया इंटरेस्ट, उन्हें लगता है क्या करना पढ़ लिख के भी, रहने दो, आते ही नहीं है। उनको लग रहा था कि बस वो ज्योग्राफी है बस जो है, फिर वो एग्रीकल्चर में और कम हो गए। या तो देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मेरा पढ़ाने का तरीका दिन प्रतिदिन बुरा होता चला जा रहा है, मतलब बद से बदतर होता जा रहा है, पहले थोड़ा बहुत समझ में आता था वो भी नहीं आ रहा है, या तो एक कारण ही हो सकता है, या दूसरा कारण अदरवाइज हो सकता है, फिर या आपका इंटरेस्ट बद से बदतर होता जा रहा है। अगर मेरी गलती है तो भाई मुझे बता दो, सुधार लूंगा मैं तो हमेशा ओपन रहता हूँ इसके लिए कि आप मुझे बोल दो, क्योंकि ऐसा तो बड़ा, और ये मेंस है, ये प्रीलिम्स नहीं है, तुक्केबाजों के प्रीलिम्स निकल जाते हैं, मेंस में अटक जाते हैं बेचारे जाकर के। देखिए, पाकिस्तान अग्रीड अपॉन इट on J&K's accession, Jammu and Kashmir's accession. Pakistan agreed upon it
but India adopted a policy. Pakistan agreed upon it, but India adopted a policy of wait and watch. Policy of wait and watch. ठीक है, नेक्स्ट। क्या मैं सुन नहीं पाया, आप दोबारा बोलिए। But India and India adopted a policy of wait and watch. देखिए, in October 1947, next paragraph, in October 1947, while Sheikh Abdullah was leading a widespread agitation, while Sheikh Abdullah, मैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ, while Sheikh Abdullah was leading a widespread agitation, Sheikh Muhammad Abdullah ये थे, father of Farooq Abdullah, agitation for complete transfer of power to people in Kashmir, comma, Pakistan launched Operation Gulmarg. Pakistan launched Operation Gulmarg against India by sponsoring an attack on Kashmir, through tribal Pakhtun Pathans. ये मतलब कुछ ऐसी बात हो गई कि आपने एक नया घर शिफ्ट किया और अभी आपका सामान खुल भी नहीं पाया और आप पड़ोसी से लड़ लिए जा करके। तो पाकिस्तान को इतनी फुर्सत थी कि जो ब्लड बात हो रहा है, जो लोग मारे काटे जा रहे हैं, कत्लो गारत का आलम मचा हुआ है, उतने में भी उनको ये फुर्सत थी कि वो भारत से लड़ ले पहले, जिनसे अभी अलग होकर गए। मतलब पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों इतने डिस्टर्ब्ड लोग हैं ये। लेकिन they marched towards Srinagar and took control of a large area which is called Pak occupied Kashmir, in India and Azad Kashmir in Pakistan. लिख लीजिए, India does not recognize the term Azad Kashmir. हमारे लिए कोई ऐसी जगह नहीं है आजाद कश्मीर। Full stop. Daunted by the march, daunted मतलब डर गए थे, भयभीत हो गए थे। Daunted by the march, Maharaja Hari Singh sought help from Indian Prime Minister. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप में से कितने लोग हैं जिनको तीन मूर्ति भवन जाने का मौका मिला दिल्ली में? आप गए हैं? और कोई नहीं गया है? तीन मूर्ति भवन का नाम किस किसने सुना है दिल्ली में? आपने सुना हुआ है? अब तो जगह का वो चौराहे पे अब नाम बदल के तीन मूर्ति हैफा चौक कर दिया गया है। आप कब गए थे? कितने साल पहले? अब 2012 में गए थे, मतलब 10 साल पूरे हो गए। अब तो कह रहे हो प्रधानमंत्री संग्रहालय बन चुका है। एक टाइम में वो केवल पंडित नेहरू के ही ऊपर था। तीन मूर्ति भवन वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस। पहली बार जो प्रधानमंत्री रहे थे वो तीन मूर्ति भवन में ही रहे थे दिल्ली में। वो वैसे कमांडर इन चीफ ब्रिटिश आर्मी के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, क्लॉड ऑशनलेक, उनके लिए वो बंगला बनाया गया था, पर वो जब तक हो पाता और सब तब तक तो काफी देर हो गई थी। फिर वो बंगला हो गया खाली, तो उसमें फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे, तो उसमें उनका आज भी सामान सारा सजा हुआ है। आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी
चाइना वॉर के समय में उनके उनके ऊपर बहुत पहाड़ टूटा था इस बात का कि ये चाइना ने मुझको धोखा दे दिया है। अगर अपने प्रोफेशन को ना आप लार्जर देन लाइफ ले लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पॉलिटिशियंस के लिए पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनकी राष्ट्रीयता पे उंगली नहीं उठा रहा, उनकी देशभक्ति पे उंगली नहीं उठा रहा, मगर पंडित नेहरू के साथ जो हुआ ना, देखो कश्मीर का विषय वो ना लेकर जाते तो तब के तभी सॉल्व हो सकता था। इंडियन आर्मी में इतनी ताकत थी कि मार के भगाते इनको। इंडियन आर्मी हमेशा इतनी ट्रेंड रही है कि पख्तून पठानों से तो कम से कम नहीं हारती वो। इतने बुरे दिन भारत ने कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे सच में। ठीक है, अगर भारत हारा तो वो अपने पुअर डिसीजंस की वजह से हारा और लैक ऑफ यूनिटी की वजह से हारा। हम कभी एक साथ नहीं रहे इसलिए हम हारे। ठीक है, जो पहले के एक टाइम में चाणक्य ने कहा था कि शस्त्र से ज्यादा शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, तब युद्ध जीता जा सकता है। तो हम कहीं ना कहीं शास्त्र में हार गए, हम एक साथ रहना भूल गए, इसलिए हम हारे। अगर पंडित नेहरू वो गलती ना करते या पंडित नेहरू चाइना पे जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करते तो बहुत कुछ हो सकता था। और आप कुछ भी भूल सकते हैं, आप मान सकते हैं कि गलती किसी से भी हो सकती है, पर पंडित नेहरू का वो बयान कि जहाँ पे घास का एक तिनका भी नहीं उगता ऐसी जमीन को रख के हम करते क्या, लद्दाख के लिए उन्होंने ये वाली बात कही थी। तो आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं और आप एक देश अपने, अब जैसे राजस्थान है, उगता तो राजस्थान में भी कैक्टस है, वेस्टर्न राजस्थान में, तो क्या मैं वो 10 जिले जो मैंने उस दिन आपको रटाए थे वो क्या बेच दूं सारे, उठा करके पाकिस्तान को दे दूं भाई तुम रख लो, ऊंट चलाना है इसमें है? ऐसा नहीं हो सकता। हमारा एक भारत है, अखंड भारत, वो वैसा का वैसा चाहिए। हम सीट पे बैठते हैं तो यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी सबकी रक्षा करना मेरा काम होगा अगर मैं उस सीट पे बैठूं तो। अब वहां घास उगे या बैम्बू उगे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कुछ ना उगे, पर उसकी रक्षा करना हमारा काम है। उन उसमें वो बहुत बड़े थे, खैर मैं तो कोई नहीं हूं उन पे उंगली उठाने वाला, बहुत बड़े थे, पर क्या करें, कहते इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता। जब जब किताब पढ़ी जाएगी तब तब नेहरू को क्रिटिसाइज किया जाएगा। कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक। देखिए but the outgoing viceroy of India, Lord Mountbatten, but the outgoing viceroy of India, Lord Mountbatten, insisted that under international laws, troops could be sent to Kashmir only after states' formal accession to India. Only after states' formal accession to India. Apostrophe s लगाएंगे states में, states' formal accession to India. This view was supported by Union Home Minister. Sardar Vallabhbhai Patel. Union Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel. And the President of National Conference. Sheikh Mohammed Abdullah. President of National Conference शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। गुपकार रोड पर इनका, श्रीनगर में गुपकार रोड है, वहां पर इनको बंगला मिला हुआ है उमर अब्दुल्ला को, और फारूक अब्दुल्ला, दोनों लोग वहीं रहते हैं। इसी की वजह से उन्होंने जो एक टीम बनाई थी उसे गुपकार गैंग बोला जाता है। आपने कभी वर्ड सुना हो गुपकार गैंग? नहीं सुना? अभी न्यूज में बड़ा गुपकार गैंग चल रहा था कि गुपकार गैंग के नेता ये बोल रहे हैं कि फिर से स्टेटहुड, हम तो पूरा कंप्लीट स्टेटहुड लेकर के मानेंगे। देखो मेरा ये मानना है ना, व्यक्ति को अपनी अगर लिमिट में रहेगा तो बहुत खुशी रहती है, उसको जीवन में संतोष रहता है, जीवन में बना हुआ। आपका अभी का तो कुछ ठिकाना है नहीं, नजर बंद हो, अपने घर से बाहर निकलना आपका अलाउड नहीं है। घर से बाहर निकलना छोड़ो, दाढ़ी बनाना अलाउड नहीं है केंद्र सरकार की तरफ से, और चैलेंजिंग टोन में आप बोलते हैं कि हम स्टेटहुड लेके मानेंगे। तो आप असल में अपना नहीं,
आप उन लोगों का बुरा कर रहे हो जो जिनको आपसे कुछ आस थी। आप अपने ईगो में खुद तो गए, और जो नीचे जो लोग थे जिनका आपको लीडरशिप करनी थी वो भी गए, उनको भी बेकार कर दिया। क्योंकि केंद्र का रूल चलना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत डेवलपमेंट होता है, बड़ा पैसा आता है, एकदम चमन हो जाती है उस जगह। पर एक समय के बाद फिर एक लोकल लेवल पर एक सेटअप की जरूरत पड़ने लगती है। ऐसे ही नहीं दिल्ली में विधानसभा बना दी गई, वरना तो दिल्ली में पूरी केंद्र सरकार थी, क्या जरूरत थी वहां पे विधानसभा बनाने की। पर जब रेगुलर लाइफ के जो विषय होते हैं, आप कहाँ जाओगे, किससे बोलोगे केंद्र सरकार में जाकर के केंद्र सरकार का अगर रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसका मतलब क्या है, गवर्नर्स रूल है। अगर अभी स्टेट में एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट बनी हुई है, जैसे अपने उत्तराखंड में एक सरकार है, तो हमारे पास सचिवालय है, हमारे पास कलेक्टर के ऑफिसेज हैं, हमारे पास तमाम तरीके के और ऑफिसेज हैं, जहाँ पर सीधा अगर वो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारा क्षेत्र का विधायक है, हम उससे बोलेंगे कि विधायक जी हमारी ये वाली बात सुन लो, है ना। हमारे कुछ बहुत से छोटे काम होते हैं, पार्षद से बोलते हैं कि पार्षद ये काम हमारा करवा दो। हाँ, तो कुछ भी नहीं है, फिर किससे बोलोगे, अफसरों से। अफसर के ऊपर कौन है, कोई भी नहीं, बेलगाम है सारे। फिर तो नुकसान किसका हो रहा है, पब्लिक का, आपका कुछ नहीं है। आप तो तब भी सिक्योर्ड थे, अब भी सिक्योर्ड है, आप तब बंगले में, बस इतना अंतर आ गया, अब आप घूम फिर नहीं पा रहे हैं आसानी से, बाकी तो और कुछ नहीं हुआ, कोई शान शौकत में कमी नहीं आई। पर पिसेगा वो इंसान जो बेचारा मजबूर है। लिखिए, consequently on 26th October 1947, on 26th October 1947, Maharaja Hari Singh acceded to India by signing instrument of accession, and appointed Sheikh Abdullah accession and appointed Sheikh Abdullah as Prime Minister of Kashmir in 1948, as Prime Minister of Kashmir in 1948। बाद में इस पोस्ट को चीफ मिनिस्टर में तब्दील कर दिया गया। By signing the instrument of accession and appointing Sheikh Abdullah as Prime Minister of Kashmir in 1948। तो सदर रियासत जो पोस्ट होती थी, जो महाराजा को जो सदर रियासत बोला जाता था, वो आज के टाइम में गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर है, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर था वो आज के टाइम में चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर है। अभी कोई नहीं है, पर वो पोस्ट तो है ही ना अल्टीमेटली। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और ये महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह, इनको उस टाइम में फिर वो बना दिया गया था, कांग्रेस के नेता हैं, और एक टिट्यूलर हेड के तौर पर उस थोड़ा टाइम काम किया, पर अब ये कुछ नहीं है, एक शोभा बढ़ाने का मतलब, और इससे ज्यादा इनका कोई भूमिका नहीं है। जम्मू कश्मीर के डिसीजन मेकिंग में इनसे कुछ नहीं पूछा जाता, इनको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया गया था तब जब अभी आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था, ठीक है। और जितने ये चिल्ला चिल्ला के बोलते थे ना कि कुछ भी कर लेंगे पर 370 नहीं हटा पाएंगे, उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, या आइंदा जब बोले तो सोच समझ के बोले, पब्लिक में ज्यादा बयान बहादुर नहीं बनना। 370 हटना ये बहुत बड़ा मेजर डिसीजन था, और उसके पीछे की कहानी वो तब से शुरू हुई थी जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ भाजपा ने कोलिशन की गवर्नमेंट बनाई थी, वहां से बात शुरू हुई थी। इन लोगों को पता तक नहीं चला कि इनके साथ होने वाला क्या है, बिल्कुल धुर विरोधी एक दूसरे के, ठीक है। नेशनल वो पीडीपी, अब बीजेपी एक साथ आ गए सब लोग, अरे ये क्या कर रहे हैं, सबने कहा कि अरे ये तो पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी होता है, ये नहीं चल पाएगा। वो सही में वो इसीलिए था कि ना चल पाए वो, ये दोनों एक साथ आए, वो टूटेगा, फिर नई सरकार बन नहीं पाएगी, वहां पे कोई गवर्नमेंट होगी नहीं, वहां पे गवर्नर का रूल लग जाएगा, गवर्नर होगा केंद्र सरकार का,
कितना इजी हो जाता है। वो एक ऐसी रणनीति बनाई गई थी उस समय में। मुफ्ती मोहम्मद तो जिंदा रहे नहीं, उनकी लड़की थी महबूबा मुफ्ती, वो कोशिश करती रही पर कुछ हो नहीं पाया, और जब तक वो कुछ रियलाइज कर पाती तब तक तो काफी देर हो गई थी। लोकसभा के ऑन रिकॉर्ड उन्होंने, लद्दाख के सांसद ने कहा था कि अगर कोई चेंज आएगा तो वो केवल एक चेंज है कि 2 परिवारों की रोटी छिन गई, एक अब्दुल्ला परिवार और एक ही मुफ्ती परिवार। अब इन 2 को रोटी नहीं मिलने वाली। अब पॉलिटिक्स खत्म जम्मू कश्मीर में। अब तो जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, गवर्नमेंट तो है नहीं वहां की। लिखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज अ लीगल डॉक्यूमेंट। और ये बात कहीं नहीं लिखी है, किसी भी आप बुक में पढ़ लो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंटरनल सिक्योरिटी की बड़े बड़े महान लोगों की किताबें उठा करके पढ़ लो, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का असल में बात हुई कहां पे थी, कहीं नहीं लिखा है। लिखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज अ लीगल डॉक्यूमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Full stop. It was used in 1947. It was used in 1947 to enable each of the rulers, of the princely states, under British paramountcy, to join one of the two dominions, of India or Pakistan, created by the partition of British India. Created by the partition of British India. देखिए, next paragraph. As per IOA, instrument of accession, as per IOA, signed by Maharaja Hari Singh, comma, except for defense, finance, finance, external affairs and communications, the Indian Parliament needs the state. The Indian Parliament needs the state government's concurrence for applying all other laws. इस बात का इतना गलत फायदा उठाया गया पॉलिटिशियंस द्वारा। जब हमेशा ऐसे ही होता था कि जो केंद्र में जो सरकार है वो राज्य में उस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, आइडियोलॉजी डिफरेंट है। अब उनका पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो वो लोग बेनिफिट ले लें, केंद्र सरकार वालों को बोलने का मौका ना लग जाए, इसलिए क्या होता था कि केंद्र की जो स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट नहीं कराई जाती थी जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के सचिवालय में जो सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में बना हुआ था उसमें कंसंट्रेशन था कश्मीरीज का, जम्मू के लोगों को नहीं बुलाते थे, और लद्दाख का तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही खत्म समझ लो। ठीक है, तो मतलब साफ साफ वो एक तरीके से सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट करते थे लद्दाखीज को और जम्मू वालों को। वो ये कह लो कि जम्मू थोड़ा नीचे पड़ जाता है और जम्मू वेल कनेक्टेड है, क्योंकि जम्मू तवी स्टेशन पड़ता था, बहुत टाइम से जम्मू तवी स्टेशन है, और अब तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा में नया स्टेशन बन चुका है, तो जम्मू में 2 स्टेशन हो गए। ठीक है, तो वो वेल कनेक्टेड है, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। पर लद्दाख वेल कनेक्टेड नहीं था, बर्फ गिर गई तो लद्दाख समझ लो 6-7 महीने के लिए गया, कट गया,
वो वाली हालत थी। ऐसे में चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत है, और वो लोग कुछ कर नहीं रहे। लिखिए, ऑन 6 फरवरी, सॉरी इसको लाइन को बाद में लिखेंगे, नहीं इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेहरू एट यूएनएससी। नेहरू एट यूएनएससी। देखो, भाषा की मर्यादा बना के रखनी है, पर सच बोलने से गुरेज नहीं करना है। हम बात को, जो बात है, हम हिस्ट्री बदल नहीं सकते। भाई अगर इतना ही गलत था तो वो ना करते, ठीक है। और एटलीस्ट जो चीजें पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली जो है, उसमें तो आप सीधे सीधे लिख ही दीजिए, क्योंकि बहुत सी बार हिस्टोरिकल फैक्ट ऐसे होते हैं कि जिसको चैलेंज किया जा सकता है, जिसका वो कितने ऑथेंटिक है ये बात पता नहीं है, तो सामने है, तो पंडित जी ने किया ही था, इसमें कोई क्या कर सकता है। ठीक, लिखिए, मेरी तो लिमिट है, मैं क्या क्या बोलूं, मैं तो बोलना चालू करूंगा तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है। उनकी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, उनको यूनाइटेड नेशन का चेयरपर्सन बनाना था, है ना, सेक्रेटरी जनरल बनाना था, तो उन्होंने चाइना से कह दिया आप सीट ले लो, हम तो बाद में भी फिर कभी ले लेंगे। चाइना ने आज तक तो दी नहीं, और मुझे लगता है विजय लक्ष्मी पंडित का ही पुनर्जन्म हो गया होगा। तो ऐसा नहीं, ये अगर मैं किसी सीट पे बैठ जाऊं, वो सीट वो देश की सीट है, वो मेरे परिवार की सीट नहीं है ना। मैं कोई राजा महाराजा थोड़ी ना बन गया, मैं एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा हूं जस्ट फॉर 5 years, फिर एग्जाम देना पड़ेगा 5 साल बाद। एग्जाम में पास होंगे तो बढ़िया, वरना कोई बात नहीं, घर बैठो। पर वो 5 साल में ही तो खेल कर देते हैं ये लोग, आदत पता नहीं कैसी होती है इनकी। लिखिए, seeing the hostilities during Indo-Pak War, seeing the hostilities during Indo-Pak War 1947-48, 1947-48, Maharaja Hari Singh and Sheikh Abdullah wanted permanent accession, वो कहते थे टेम्परेरी छोड़ो, अब तो परमानेंट कर लेते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि मामला कितना कठिन है आगे का, ये जो पाकिस्तान जिस तरीके से बर्ताव कर रहा है। मीनवाइल invaders were also driven out of Kashmir Valley. Invaders were also driven out of the Kashmir Valley except from the areas which is known as Pak occupied Kashmir, except from the areas which is known as Pak occupied Kashmir. Full stop. As the matter of fact, Lord Mountbatten suggested Pandit Nehru to refer the Kashmir issue to United Nations. To refer the Kashmir issue to United Nations. Okay. Consequently, Pandit Nehru took highly idealistic step by announcing that India would hold a referendum on the accession decision once peace, law and order would be restored in the valley.
वुड बी रेस्टोर्ड इन दी वैली। आज तक तो हमने पीस देखी नहीं, इतने बड़े हो गए, ठीक है। रोज गोलियां, अब तो खैर बहुत कमी आ गई है, रोज गोलियां चलती थी, सवेरे चलती थी, शाम को चलती थी। मैंने एक किताब पढ़ी टीयर्स ऑफ झेलम, मैं उसमें पढ़ के उसका माहौल समझ गया था कि कश्मीर का माहौल कैसा होता होगा। जब वो व्याकुल परेशान घूम रहा है कि उसकी लड़की के ऊपर एक आतंकवादी की नजर है और वो कहाँ जाए और टेंशन में चल रहा है बेचारा, और सोच रहा है आज 24 घंटे ही है मेरे पास, आज की रात में मुझे घर खाली करके भागना पड़ेगा, अपनी लड़की को बचाना है तो। और उसमें सामने से इंडियन आर्मी का जवान आता है और सड़क पे जा रहे उस व्यक्ति से बोलता है कि यस कहाँ जा रहे हो, और हैंड्स अप, बंदूक तान देता है। तो अगर आप उस किताब को पूरे एक फ्लो में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप उसमें समझ जाएंगे कि रोज की जिंदगी में कितना ज्यादा टेंशन थी वहां पे। भाई किसी एरिया में अगर टोटल आर्मी तैनात है, हर समय आर्मी तैनात है। हम लोग लॉकडाउन में कितना परेशान हो गए थे याद है, जबकि आर्मी नहीं लगी थी तब तक, केवल पुलिस लगी थी, वो भी चौक चौराहों पर। गलियों में तो लोग क्रिकेट खेला करते थे, मौत को अंगूठा दिखा करके कि देखो हम तो खेलेंगे, तुम भले ही हमारे साथ खेल लो। तो आप समझिए जहां पर हर चौक चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में, कूचे में आर्मी घूम रही है, इंसास है, AK-47 है, ट्रिगर पूरा दबाने की भी जरूरत नहीं है, आधे पे भी गोली निकलती है, ऐसी बंदूकें लहरा रहे हैं, तो समझिए कितना। हर इंसान गोल्ड नहीं होता ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, बहुत से लोग वीक होते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसे घबराने वालों की मैं सोचता हूँ कैसे जिंदगी काटते होंगे। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कश्मीर में जितने लोग हैं वो सब आतंकवादी हैं। भाई आतंकवादियों ने उस एरिया को कब्जे में किया हुआ है, वो तो दोनों तरफ से पिट रहे हैं ना। भाई फौज जब तक है, अगर फौज के सामने आपने उल्टा काम किया, फौज मारेगी, जाहिर है उनको तो ड्यूटी है मारना। और अगर आप फौज का फेवर लोगे तो उनके जाने के बाद रात के अंधेरे में वो आएंगे, वो मारेंगे। तो जब वो कहते हैं भैया हमें तो मरना ही है, तो फिर हम क्या करें, दोनों तरफ से ही पिट रहे हैं। लिखिए Pandit Nehru then approached United Nations Security Council. Pandit Nehru then approached United Nations Security Council on 1st January 1948. On 1st January 1948, United Nations Security Council, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। UNSC resolution of 21st April 1948, one of the principal UN resolutions on Kashmir, stated that both India and Pakistan desire that the question of accession of Jammu and Kashmir to India or Pakistan should be decided through the democratic method of a free and impartial plebiscite. कोई भी फ्री और डेमोक्रेटिक चीज तब हो सकती है जब एरिया में शांति हो, पीस हो। गोली के बीच में कोई भी डेमोक्रेटिक काम नहीं हो पाता है, और वो शांति कभी हुई नहीं। वो शांति कब हो सकती थी, जब, अभी मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने जो कमीशन बनाया यूनाइटेड नेशन ने, अगर उस कमीशन की बात मानकर, उस कमीशन ने ये कहा था कि जो पख्तून लोग घुसकर इंडिया में आए हैं पाकिस्तान के, वो पीछे हट जाएं, और उनके पीछे हटने के साथ ही भारत अपनी सेना को कम करना शुरू कर दे और बेयर मिनिमम लेवल पर ला करके रखे, बस उतनी रखे जितने की जरूरत है अपने देश की सिक्योरिटी के लिए, उससे ज्यादा सैनिक वहां ना रहे। पर पाकिस्तान माना ही नहीं। पाकिस्तान बोला हम क्यों पीछे हटे, कश्मीर तो हमारा है। देखो कायदे की बात तो उनको आज तक समझ में नहीं आई है, एक शांति का रास्ता आगे निकालें, क्योंकि उनको सियाचिन दिख रहा था, ठीक है ना। सियाचिन पे तो कब्जे की कहानी जो है, जो हमने जो वॉर्स लड़ी हैं, वो सियाचिन को बचाना है ना सबसे पहली बात। कारगिल की जो लड़ाई हुई थी वो सियाचिन को ही लेकर के तो हो गई थी, और क्यों हुई थी, ना क्या पड़ी थी हमें अचानक से फिर से लड़ पड़ते। केवल और केवल पानी की लड़ाई है और कुछ नहीं है, और वो हमारे नलों में बहता रहता है। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एज द रिजल्ट ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस कमीशन, कैपिटल में लिखेंगे यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान, UNCIP, United Nation Commission on India and Pakistan, Commission on India and Pakistan, UNCIP, was set up.
UNCIP passed a resolution which had three clauses. First, cease fire between India and Pakistan. गोली चलाना बंद करो. यूनाइटेड नेशन सबसे पहले यही कहता है, शांति. उनका रंग भी नीला है. नीला रंग देख करके आपको थोड़ा शांति मिलती है, अच्छा लगता है. सेकंड, withdrawal of Pakistani troops and militia. Withdrawal of Pakistani troops and militia. अब क्या पता वो मिलिशिया थे कि वो ट्रूप्स थे, सारे तो एक जैसे होते हैं, है ना भाई. उनके आर्मी भी कुर्ता पजामा पहनती है, हमारे यहाँ तो पहन के जाए तो देन एंड देयर उनको टर्मिनेट करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी. प्रधानमंत्री के सामने एक फौजी भी पहुंच गया पठान सूट पहन करके, तो ऊपर घूमते हैं, क्या करें, उनका यूनिफॉर्म है. Withdrawal of Pakistani troops and militia followed by the withdrawal of Indian troops. देखो यूएन भी कहीं ना कहीं जानता था. उन्होंने क्या कहा, पहले पाकिस्तान ट्रूप्स और मिलिशिया विड्रॉ होंगे, फॉलोड बाय द विड्रॉल ऑफ इंडियन ट्रूप्स. जानते थे ये विड्रॉ करेंगे तो ये और आगे चले जाएंगे. यूनाइटेड नेशन की बात मालूम है, तभी वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है पाकिस्तान की बातों पर. अभी इंडिया कहीं खड़ा हो जाएगा तो यूनाइटेड नेशन में तहलका मच जाएगा. ये इंडिया की अपनी अर्न की हुई एक इमेज है कि हमने आज तक देखो नहीं मारा. हम सहते रहते हैं, पर जब एकदम नाक तक पानी आ जाता है कि अब सांस आनी भी बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर इंडिया मारता है. फिर वो ऐसा मारता है कि देख लो अभिनंदन वर्तमान के समय में भारत ने क्या किया था. 2000 किलो बम बरसा दिए उनके ऊपर, है ना. वो भी एक ऐसे विमान से जिसकी टेक्नोलॉजी उनसे थोड़ी कम थी. ये वाली बात है. देखिए, इंडियन ट्रूप्स टू बेयर मिनिमम. थर्ड पॉइंट, फ्यूचर स्टेटस ऑफ J&K to be determined by the will of people. Future status of J&K to be determined by the will of people through a plebiscite. प्लेबिसाइट कराया जाएगा. ऐसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है. रेफरेंडम कराना, प्लेबिसाइट कराना, इट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ठीक है. देखिए, आउटकम ऑफ नेहरूज स्टेप. हाँ, शिमला अग्रीमेंट तो 71 वाली लड़ाई पे. हाँ, शिमला अग्रीमेंट पढ़ा दूंगा, अभी 72 में हुआ था. आउटकम ऑफ नेहरूज स्टेप. शिमला अग्रीमेंट ही था जिसमें हमने LOC को फाइनलाइज किया था कि अब ये LOC ये मानी जाएगी. सीज फायर की बात सुनिए भाई. सीज फायर जो है वो इस वाले रेजोल्यूशन में आ गई थी बात, पर फाइनली जो हमने LOC को मान लिया कि LOC को हम मेंटेन करेंगे, वो शिमला समझौता ही है. तो शिमला समझौते को, शिमला के दो एग्रीमेंट हैं, एक ब्रिटिश टाइम का और एक ये, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन सा है. शिमला के दो समझौते हैं. लिखिए, आउटकम ऑफ नेहरूज स्टेप. द रेजोल्यूशन 47, इसका नाम था रेजोल्यूशन 47. द रेजोल्यूशन 47 remains infructuous till date. स्पेलिंग देख लेंगे, INFRUCTUOUS, INFRUCTUOUS, infructuous till date, since Pakistan never withdrew forces from Pak occupied Kashmir. Full stop. Consequently, peace never prevailed. And plebiscite in Kashmir never took place. Peace never prevailed, and plebiscite in Kashmir never took place. देखिए, UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, कैपिटल में लिखेंगे, UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान. UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, UNMOGIP.
UN Military Observer Group in India and Pakistan, UNMOGIP, still continues to supervise the ceasefire line and report the violation of ceasefire जो सीज फायर उल्लंघन हम बोलते हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया. The line of control LOC remains the de facto border between India and Pakistan. De facto border between India and Pakistan. देखिए शिमला एग्रीमेंट 1972, शिमला एग्रीमेंट इन 1972 एक्चुअली 71 में मेरे पास एक तस्वीर थी, उसमें ये रही, सॉरी ये नहीं है, ये तो शिमला समझौते की एक, पता नहीं कहीं गई होगी, छोड़ो. एक्चुअली क्या हुआ कि ये रहा जुल्फिकार अली भुट्टो, फादर ऑफ बेनजीर भुट्टो, देख रहे हैं आप, जुल्फिकार अली भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी शिमला में है. ये टॉक्स हुई थी, आई थिंक मशोबरा वेन्यू था उसका. तो क्या हुआ था कि 1971 में हमने बिल्कुल फाइनल कर दिया था बांग्लादेश को कि हम आपकी मदद करेंगे इन द वॉर ऑफ लिबरेशन. आप आजादी चाहते हैं, ले लो ईस्ट पाकिस्तान, यही मौका है. इंडिया का वो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट देख करके पाकिस्तान ने हमारे भुज एयरबेस पर अटैक कर दिया. इंदिरा गांधी को बस एक मौका चाहिए था कि तुम सामने से हमें ललकारो और फिर हम तुम्हें बताएं. हम तो मौके की तलाश में थे. बस उस अटैक के बाद हमने अटैक कर दिया उनके ऊपर, और सब जानते हैं कि बांग्लादेश आजाद हो गया. पर इतना ज्यादा लॉस हुआ था पाकिस्तान का उसमें, जिस हिसाब से मारा था इंडियन आर्मी ने, खदेड़ दिया था इन लोगों को, कि वहां के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो को भारत आना पड़ा और बैठ करके बातचीत हुई शिमला में. ठंडी जगह है, ठंडे दिमाग से बात करते हैं. मैडम गांधी के सामने तो वैसे भी किसी की गर्मी ज्यादा चलती नहीं थी. इंदिरा गांधी एक ऐसी थी, उन्होंने प्रेसिडेंट निक्सन से बोल दिया था कि मेरे ऑफिस में सब मुझे सर कहते हैं, तो आप भी जरा आओ. तो ये सब असली बातें हैं इंदिरा गांधी की. वो लेडी मतलब उनके जैसा जो है अभी भी कोई नहीं है. आज तक कोई प्रधानमंत्री वैसा नहीं हुआ है. सब मौके की तलाश में ही है कि हम तोड़ देंगे. उन्होंने तोड़ दिया था. करके दिखा दो आप उनके जैसा, तो मान लें आप उनके जैसे हो. बस मैं तो ये मानता हूँ. अब इंदिरा गांधी के साथ वहां पे बैठ के बात हुई और उसमें उन्होंने कहा कि अब मैडम हमें आगे करना क्या है ये तो बताएं. तब एलओसी पे चर्चा हुई कि लाइन ऑफ कंट्रोल, आप भी कंट्रोल में रहो और हम भी कंट्रोल में रहेंगे. एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं. तब फेंसिंग नहीं होती थी, तब केवल पिलर्स होते थे. इस बात का अफसोस है, अगर उस जमाने से ही फेंसिंग की बात होती तो हमारे जो सरबजीत जी थे वो शायद पाकिस्तान न जाते. ऐसा बोला जाता है कि वो नशे में थे और उनका पैर लड़खड़ा गया. खेतों में ऐसा होना बहुत आम बात है, क्योंकि खेतों में वैसे भी वो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी होती है. उनका पैर लड़खड़ा गया और वो वहां गिर गए. कॉम्बिंग पार्टी ने उनको पकड़ लिया, ऐसा बोला जाता है. मुझे पता नहीं क्या बात है. तो तार बाद में लगे. एलओसी हमने डिमार्केट कर लिया कि अब एलओसी वो पॉइंट रहेगा जहां पर हमारी दोनों की आर्मीज रहा करेंगी और हम इसको वायलेट नहीं करेंगे. तो सीज फायर का जो ऑब्लिगेशन है वो हमें यूनाइटेड नेशंस ने दिया, और एलओसी को मेंटेन करने का जो ऑब्लिगेशन है वो शिमला समझौते से आया है. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा. शिमला एग्रीमेंट 1972 स्टार्ट राइटिंग. इन 1971 India extended its support to Mukti Vahini, in their war of liberation. Mukti Vahini in their war of liberation. वाहिनी का मतलब होता है बटालियन.
in the War of Liberation, which had broken out in East Pakistan, India actively took part in this war. And brutally crushed Pakistan. Full stop. India had an intention of regaining its control. Over Pak-occupied Kashmir. And its amalgamation into Jammu and Kashmir. After the war, LOC was clearly established. And it became border between India and Pakistan. LOC was clearly established and it became border between India and Pakistan. In July 1972, Prime Minister Indira Gandhi and President Zulfikar Ali Bhutto signed Shimla Agreement to peacefully resolve differences through bilateral negotiations. Resolve differences through bilateral negotiations. डिप्लोमेट्स बैठेंगे, बात करेंगे और सारी लड़ाइयों का हल निकालेंगे. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स की जो ट्रेनिंग है ना, वो बहुत अच्छी होती नहीं है. इंडिया के जो डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग है वो बहुत गजब की ट्रेनिंग होती है. हमारा कौन सी एकेडमी है जहाँ IFS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है? सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, है ना. तो वहां पर वो ट्रेनिंग उन लोगों की होती है. उसमें सब कुछ सिखाते हैं, कैसे स्टैंड लिया जाएगा, कैसे प्रेस कम्युनिक बनानी है, कैसे कहाँ बोलना है, सबको हर चीज सिखाई जाती है. इवन उन लोगों की मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है. और उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो मीडिया हाउसेस में नए बच्चे आते हैं इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए, उन बच्चों के लिए मौका हो जाता है. तो उनको बोलते हैं कि आप उधर से आओ, तो उनकी क्वेश्चन पूछने की प्रैक्टिस हो जाएगी इंटर्नशिप के दौरान, और यहाँ से इन लोगों की ट्रेनिंग के दौरान जवाब देने की आदत हो जाएगी. तो प्रॉपर एक फॉर्मल सेटअप में वैसे ही वो फ्लैग्स पीछे इंडिया के लगे हुए हैं, वो लोग बैठ रहे हैं और जो चल रहा है उस पर वो बयान देते हैं, या उनको एक टॉपिक दिया जाता है कि भाई इस पर सवाल किए जाएंगे आपसे, और एज अ डिप्लोमेट आप क्या जवाब देंगे. ऐसा तो कुछ वहां तो देखिए. कश्मीर अकॉर्ड 1975, वहां केवल एक काम होता है, फौज रेजिमेंट बना लो, वर्दी नई आ गई, इतने मेडल आ गए, भगवान जाने कौन सा युद्ध जीता है जिसके मेडल पहनते हैं, मेडल लगा लेंगे यहाँ से. अरे हमारे यहाँ जनरल रावत थे, मेडल लगाते थे, उनको हक था मेडल लगाने का. वो उन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा था युद्ध के मैदान में, वो पात्रता थी उनके अंदर, एलिजिबिलिटी थी. हमारे जो ऑफिसर्स मेडल पहन रहे हैं, भाई पाकिस्तान के तो क्या इतिहास पढ़ाते होंगे बच्चों को. कश्मीर अकॉर्ड 1975, इट इज क्या बताते हैं. Yes. तो उन्होंने कहा था जो शिमला एग्रीमेंट था उसको दिसंबर में जैसे बहुत ठंड हो जाती है, ये बोला जाता सब अपने एलओसी छोड़ के चले जाएंगे, सब हट जाएंगे. यस. तो उन्होंने ये कहा कि मार्च में इंडिया को पता चला कि पाकिस्तान नहीं छोड़ गया और वो एंटर कर चुके थे. हाँ 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 हाँ. तो सेम यही स्टोरी है. हाँ, तो सर उन्होंने तो शिमला एग्रीमेंट लेके बताई थी पहली बार. शिमला
समझे, शिमला अग्रीमेंट वायलेट किया ना पाकिस्तान ने, तो उसके वजह से तो एलओसी फिर कब हुआ? तो क्या आप मतलब देखो, ये जो है शिमला एग्रीमेंट है 72 का, 71 के वॉर के बाद 72 में शिमला एग्रीमेंट पे हम पहुंचे। ये जो बात है जो आप बोल रही हैं, ये हम लोगों को पता चली थी इन द ईयर ऑफ 1998 और 99 कह लो आप, तब वो आकर के वॉर शुरू हुई थी। तो उसके बीच में एक्चुअली इंटेलिजेंस का इनपुट था, तब जाकर के वॉर हुई है। और एलओसी को हम वॉर बोलते भी नहीं है, एलओसी वाज अ स्कर्मिश। स्कर्मिश एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं एलओसी के लिए, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक चली भी नहीं। हमारे साथ पास में हमारा लॉस क्यों हुआ? क्योंकि गलती कहीं ना कहीं सीनियर लेवल पर ये हो गई कि बहुत कम एज के लड़के जो नए नए अफसर बने थे उनको उतार दिया गया था। इसके वजह से हमारे यहाँ डेथ टोल ज्यादा हो गया था। हमारे पास अगर, क्योंकि उसमें देख लो आप, जूनियर रैंक्स कम शहीद हुए हैं, अफसर ज्यादा शहीद हुए हैं। और अफसर सारे वो थे जिनको लेफ्टिनेंट से कैप्टन युद्ध के मैदान में प्रमोट किया गया था युद्ध के दौरान। तो एक्सपीरियंस की कमी थी। पाकिस्तान में केवल एक फौज को तो अनडाउटेडली उनका बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं कह रहा हूँ बाकी सारी चीजें व्यर्थ हैं उनकी, ठीक है, और उसी का वो भोगते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमेटिक कोर अच्छा नहीं है, अगर आपके पास डिप्लोमेट्स नहीं है, आप कोई कुछ नहीं है। अरे जहां पर शांति से बैठ के बात होनी है वहां आप आर्मी थोड़ी ना लगा दोगे। और डिप्लोमेट्स आप पे नकारा है, वो तो कुछ करना जानते नहीं। लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा शेख अकॉर्ड। इंदिरा शेख अकॉर्ड, ये इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में अकॉर्ड हुआ था, कश्मीर अकॉर्ड। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ इंडिया इन 1971, आज तक की सबसे जबरदस्त लड़ाई जीती है वो 71 की। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ इंडिया इन 1971, शेख अब्दुल्ला रियलाइज्ड that the demand of plebiscite was unrealistic. अब्दुल्ला समझ गए थे कि अब ये जो घाव लगा है पाकिस्तान के सीने पे, अब पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटेगा। वो देख लो, प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई, ठीक है, आज तक पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। उसने आईएसआई को झोंक दिया कि तुम कुछ मत करो, तुम केवल भारत को खत्म करने के उसमें लग जाओ इस काम में, कि पाकिस्तान ने हमारा एक अंग काट दिया, ठीक है, बांग्लादेश आजाद करा दिया, उसका बदला लो, सीधी सी बात है। तो शेख अब्दुल्ला समझ गए थे कि जब 47 में वो नहीं माना पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन के कहने पर वो पीछे नहीं हटे, तो अब जबकि बांग्लादेश अलग करा दिया इंदिरा गांधी ने, अब कहां से पाकिस्तान पीछे हटेगा? तो वो पीछे हटेगा नहीं, पीस कभी होगी नहीं, प्लेबिसाइट कभी होगा नहीं, बात ही खत्म। तो शेख अब्दुल्ला समझ गए, और इंदिरा गांधी ने भी उन्हें समझाया कि देखो, एक लाइन भी है कि प्री 1953 फेज में जाना, 1953 वाला वो जो टाइम था, जो पुरानी बातें हो गई, उन्होंने कहा घड़ी को उल्टा घुमाना पॉसिबल नहीं है, ये रियल लाइफ में घड़ी उल्टी कभी नहीं घूमती, घड़ी आगे ही बढ़ती रहती है। देखिए, इंदिरा गांधी टू वाज ऑफ द व्यू that clock could not be put back to pre 1953 position, ठीक है। एक्चुअली 1953 में क्या हुआ, इलेक्शन हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1953 में, यस, अगस्त सितंबर के महीने में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए थे। 75 आउट ऑफ 75 ये सीट्स जीती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। 75 सीट में 75 जीत ली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, शेख अब्दुल्ला ने। पर शेख अब्दुल्ला वही प्लेबिसाइट वाली बात कर रहे थे कि करा लो। भारत सरकार को लगा कि ये तो इनका मामला गड़बड़ चल रहा है। भारत सरकार ने उनकी सरकार गिराई और उनको अरेस्ट करा लिया। और उनके साले साहब थे, ब्रदर इन लॉ बख्शी गुलाम मोहम्मद, उनको प्रधानमंत्री नया बना दिया गया कि अब ये चलाएंगे सरकार को। बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हुआ और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पर वही फिर इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि अब वो 53 वाली बात मत करो शेख अब्दुल्ला जी, अब तो वक्त काफी गुजर गया, अब घड़ी दोबारा नहीं घुमाई जा सकती। देखिए, फाइनली इन 1975 श्रीमती गांधी
Finally, in 1975, Srimati Gandhi and Sheikh Abdullah signed an accord, thereby dropping Kashmiri right for self-determination. Therefore, dropping कश्मीरी राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन. अब बात खत्म हो चुकी कि अब कश्मीर कहाँ जाएगा. यहाँ से वो बात मैं जो पहले आपसे बोली थी कि कश्मीर में ये वाली बात कही जाती थी कि हम टेम्परेरी, आप टेम्परेरी नहीं है. आपके लीडर जिससे 75 में से 75 सीट आप ही ने जिताई थी, उस लीडर ने साइन किया है अकॉर्ड पे, ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपकी अपनी बनाई हुई, उसमें ये वाली बात कही है कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. अब ये सवाल ही नहीं उठता. और इस अकॉर्ड में साफ, कश्मीर अकॉर्ड में 1975 में ये वाली बात क्लियर हो गई थी कि अब कश्मीर जो है वो फाइनली इंडिया के साथ आ चुका है. अब पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं. ठीक, लिखिए. ड्रॉपिंग कश्मीरी राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन. कश्मीर का जो राइट था कि पाकिस्तान पे जाए कि वो खत्म हो गया है यहाँ पे राइट, अब वो इंडिया के साथ हो गया है. नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ लिख लेंगे. This accord recognized Jammu and Kashmir as a constituent unit. This accord recognized Jammu and Kashmir as a constituent unit of India. Constituent unit of India. Full stop. It said that Jammu Kashmir was continued to be administered under Article 370 of Indian Constitution with residuary powers lying with the state government. Full stop. So this is all for today's lecture. We'll continue the same topic tomorrow also. Article 370, 35A, presidential order and AFSPA, वो सब करेंगे. And the rise of militancy in Kashmir, वो क्या कारण है तो हम कल देखेंगे. Thank you so much.